कहाँ तक पहुंच गए थे? वो पी नॉट वाला सवाल चल रहा था ना। माइक तो सही है आज लग रहा है। आवाज सही आ रही है आज। नया माइक लगा है। बताओ यार। बैठ जाओ भैया। फटाफट बैठो। तो बात ये चल रही थी कि कोई रिएक्शन होगी तो उसमें डायरेक्ट कैसे आंसर लिखेंगे, उस पर चर्चा हो गई थी। आपको एन देखना आना चाहिए बस। एन क्या होता है? सम ऑफ कोफिशिएंट ऑफ गैसियस प्रोडक्ट्स ओनली। अभी सवाल उठता है कि कल को अगर मान लें वहां कोफिशिएंट चेंज हो जाए थोड़ा। एक सवाल आया था इसमें। अब देखें अभी तक जितने प्रश्न आपने लगाए उन सभी में ए का कोफिशिएंट 1 था। इस बार जो ए का कोफिशिएंट है वो 2 है। अब अगर ऐसा सवाल आया तो आपने सीधे का जुगाड़ लगा दिया। आपने कहा के इज इक्वल टू ये लगा के चले आए तो लग जाएगा। तो ये कार्यक्रम नहीं करना वहां, पहली बात। अच्छा, ये कार्यक्रम अगर नहीं करना है तो ये क्यों नहीं करना है पहले ये समझे। क्योंकि यहाँ पे कोफिशिएंट जब 2 हो जाएगा तो सारा डेटा चेंज हो जाएगा। अब कई लोग यहाँ पे नया जुगाड़ बनाते हैं, कहते हैं यहाँ जब 1 था कोफिशिएंट तो यहाँ n-1 करते थे, अब यहाँ 2 हो गया, यहाँ 2 कर दो। कह रहे मैंने जे बनाया। आपने कुछ नहीं बनाया, आप सिर्फ बने। तो ये नहीं करना है पहली बात। तो अभी आप समझे, अगर आप चाहते हैं कि ये सवाल भी जल्दी लगे और यहाँ कोफिशिएंट 1 नहीं है तो 1 बना लें। 1 नहीं है तो 1 कैसे बनाएंगे? तो 2 से डिवाइड कर दें। ये बन जाएगा 1 है, ये बन जाएगा 1 बी और ये बन जाएगा 1/2 सी। जब ऐसा हो जाए तो वही करें जो आप पहले कर रहे थे। अब आप इस रिएक्शन में देख लें, इन दोनों को जोड़ के एन की वैल्यू कितनी आ रही है? 3/2। 3/2 लगाएं, एकदम सही आंसर आएगा। अब जो पुराना वाला आपने जे पढ़ा था उसमें एन की वैल्यू बस क्या लगा दें? 3/2 लगाना वही है बस, लेकिन कब लगाना है समझ गए? तो बताएं, एन 3/2 लगाएं, चेक करें। आंसर आ रहा है के इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग एन। लगाएंगे आप 3/2 तो 3/2 माइनस 1 पी नॉट अपॉन नीचे आएगा 3/2 पी नॉट माइनस पी। सॉल्व करो थोड़ा। पी बन जाएगा लॉग ऑफ P0/2 नीचे। ऐसा कर लो, इसको ऐसे रहने दो, दो दो मल्टीप्लाई कर लो, ऊपर नीचे दो दो मल्टीप्लाई करो। चेक करें, आंसर आ रहा है ऊपर कितना? P0 और नीचे 3 P0 और 2 यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो ये आंसर है। अब ये आंसर बिल्कुल सही है और ये एकदम आराम से हो रहा है। तो मतलब अभी भी ये काम कर रहा है। अब आप में से अगर किसी को डाउट है कि ये इस पर लगा या नहीं लगा, मतलब ये आंसर सही है या नहीं है, संशय है अगर आपको, मान लीजिए शक्की व्यक्ति हैं आप, तो आप क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। क्रॉस चेक करने का क्या तरीका है? हाँ भाई, क्रॉस चेक करने का तरीका कि ये जो इक्वेशन थी इस पे आप सॉल्व करें पूरा प्रॉपर, जैसे आप पहले करते थे, और सॉल्व करके देख लें सही आंसर आ रहा है या फिर। क्योंकि बेसिक तरीका तो आपको बताया जा चुका है, तो बेसिक तरीके से तो अभी भी आंसर सही आना चाहिए। और ये जुगाड़ काम कर रहा है नहीं कर रहा है वो आप क्रॉस चेक कर लें। आइए क्रॉस चेक करा देते हैं, इसको नोट करें पहले। गर्मी लग रही है उसमें। बैठो बैठो बैठो। एसी प्रॉपर नहीं चल रहा है? चल रहा है? तो कूलर लगवा दो।
चलें भी बढ़े। अब मैंने क्या कहा कि क्रॉस चेक करा जा सकता है। तो आपने क्या समझा कल को वहां पे कोफिशिएंट अगर 2 आता है तो 2 को 1 बना लो। फिर वही करो जो आप पहले करते थे। आओ क्रॉस चेक करें। देखें इक्वेशन क्या आपके पास। इक्वेशन बेसिक तो यही थी ना अपने पास पहले, इसी पे है। बताएं इनिशियल प्रेशर कितना है। तो टी इज इक्वल टू 0 पे ये पी नॉट है, ये 0 0 है। फिर क्या होगा टी टाइम बाद ये पी नॉट में से कुछ चला जाएगा, कितना माने 2x। तो पी नॉट में से 2x जाएगा तो वो कितना बनेगा, ये बनेगा 2x और ये बनेगा, ठीक है सबको जोड़ो। सबको जोड़ दें तो टोटल प्रेशर पी के बराबर कर दूं, यही पी है पीटी है, इसको पीटी भी बोल सकते हैं, टी टाइम बाद वाला है। तो आप सॉल्व करें, देखें ये कट लिया, यहां से आ गया पी नॉट प्लस एक्स इज इक्वल टू पी, एक्स की वैल्यू आ गई पी माइनस पी नॉट। अब क्या करें, अब पुराना वाला तरीका लगाएं, के इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग सी नॉट बाई सी की जगह क्या लिखोगे बताओ, इनिशियल ए का और फाइनल ए का। इनिशियल ए का कितना और फाइनल, ये सब हो चुकी बात है। अब आप अगर ऐसा करते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा पी नॉट और यहाँ आ जाएगा पी नॉट माइनस 2x, एक्स की वैल्यू लगाओ फटाफट। ऊपर आएगा पी नॉट, नीचे क्या आएगा बताओ, पी नॉट माइनस 2x की जगह। सॉल्व करो। ऊपर आ रहा है पी नॉट, नीचे पी नॉट माइनस 2p प्लस 2p नॉट, तो कितना हो जाएगा 3p नॉट हो जाएगा ये, और माइनस चेक करें वही आ रहा है क्या, इसका मतलब सही है, इसका मतलब जो जुगाड़ बनाया गया है वो बिल्कुल सही बना है। ये देखें और ये पीछे वाला देखें, सेम सेम, ये आपने जुगाड़ से किया हुआ है और ये आपने प्रॉपर मेथड से किया हुआ है, दोनों सही है। तो अगर आपको वैसे नहीं समझ में आता है ऐसे देखिए, तो मतलब मामला ठीक बैठ रहा है, क्रॉस चेक हो गया, इसको भी नोट करें। लेकिन पेपर में इतना करने की आवश्यकता है नहीं, बस क्या करना है उसमें 2 को 1 बनाए और फिर n ढूंढ लें और खत्म करें। इतना कठिन पूछेगा उसमें डबल इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, यहाँ जितने बैठे हैं सिंगल नहीं होता, पार्शियल इंटीग्रेशन समझते हैं, वो करना पड़ेगा, वो आपके सिलेबस में नहीं है, मतलब पूरे जीवन भर के जेई में भी नहीं पूछते बराबर। तो आपको एक ही क्योंकि अगर आप 2 रिएक्टेंट लेंगे तो फिर आपको 2 वेरिएबल लेने पड़ेंगे, एक हो जाएगा a माइनस एक्स, एक हो जाएगा b माइनस वाई, फिर आपको दो इंटीग्रेट करने पड़ेंगे, ये सब आपके काम का नहीं है, वो आएगा नहीं कभी, जेई में भी नहीं आता, जो है वही पढ़ लें, बहुत बड़ी बात, जो नहीं वो पढ़ के क्या कर लेंगे, समझ में नहीं आएगा और आएगा भी नहीं, दोनों में आएगा लगा है। चले, अच्छा अब अगला प्रश्न ये उठता है कि ठीक है ये लग गया, तो इसमें एक चुभता हुआ सवाल ये उठना चाहिए था आपके दिमाग में, जो नहीं उठा, जो उठना चाहिए था वो उठता नहीं है। अब देखिए सुनिए ध्यान से,
प्रश्न ये दिमाग में उठना चाहिए था कि ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन यहां कैसे लग सकती है। मतलब वो नहीं सोचना जो सोचना चाहिए, आप इधर उधर सोच रहे हैं। सिलेक्शन के लिए बहुत आवश्यक है कि जो सोचना है वही सोचें, क्योंकि एक साल का ही समय है। ऐसा तो नहीं आप जीवन काल भर तैयारी करेंगे और एक साल में आपको सब पढ़ना है। तो कोशिश करें बस वही सोचें जो एकदम सोचने की जरूरत है। इधर उधर अगर आप थोड़ा भी भटके तो आप उतना तुरंत बात से हट चुके हैं। प्रश्न ये आपके दिमाग में आना चाहिए था कि ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन तब आती है जब आप इंटीग्रेट करते हैं। और इंटीग्रेट जब आप करते हैं, थोड़ा पीछे जाके देखें, पेज पलटें, ये इक्वेशन का डेरिवेशन बताया था मैंने, कहा वहां पहुंचे, खोलो 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 जल्दी। फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेशन बताया था, जहां पे वहां पहुंचे। वहां शुरुआत ये हुई थी, मिल नहीं रहा, पड़ोसी से देख रहा तो वो क्या देख रहा है। अरे फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेशन बताया था, वहां तक पहुंच सकते हैं ना, थोड़ा दिमाग लगा। ए गिव्स प्रोडक्ट था, फिर लिखा था आपने आर इज इक्वल टू माइनस वन बाई वन डी ए बाई डी टी। एकदम शुरुआत की बात कर रहे हैं, डेरिवेशन से पहले कैसे डेरिवेशन हुआ था। आपने एक रिएक्शन लिखी थी ऐसी, ए गिव्स प्रोडक्ट, फिर लिखा था आर इज इक्वल टू माइनस वन बाई वन डी ए बाई डी टी, फिर लिखा था के इंटू ए टू द पावर वन, फिर दोनों को बराबर किया था। अब उसको ध्यान से देखिए, वहां पे ए के बगल में क्या लिखा हुआ है, वन। तो यहाँ ए के बगल में क्या लिखा हुआ है। तो क्या ऐसा नहीं होना चाहिए कि जब इसका आप रेट लिखेंगे तो वो ऐसा लिखा जाना चाहिए। अभी उसका माइनस वन बाई वन था, तो इसका माइनस वन बाई टू होना चाहिए पर एंटिटी। और रेट लॉ क्या होता है, रेट लॉ के इंटू ए टू द पावर वन। तो अब आप जब इसको और इसको बराबर करेंगे और दोनों तरफ इंटीग्रेट करेंगे, तो क्या एक दो का फैक्टर एक्स्ट्रा नहीं आ रहा है। वहां पे उस सवाल में इस टू की जगह पे वन था और इस बार वन की जगह टू है। तो इंटीग्रेट करते समय आगे देखें स्टेप, स्टेप में जो आप आगे इंटीग्रेशन करते हैं, तो ए को इधर ले आए थे, dt उधर चला गया था, फिर दोनों साइड इंटीग्रेशन हुआ था, तो इधर क्या बचेगा, माइनस वन बाई टू डी ए बाई, माइनस वन बाई टू डी ए, और ए इधर आ जाएगा। तो यहाँ एक टू का फैक्टर एक्स्ट्रा आ रहा है जो वहां नहीं था। वहां इंटीग्रेशन आगे देखें, जब आप इंटीग्रेट करते थे तो आखिरी में आपको मिल जाता था k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग ऑफ सी नॉट बाई सी। यहाँ क्या एक टू का फैक्टर एक्स्ट्रा नहीं आएगा, और वो आएगा तो कहाँ पे आएगा वो भी सोचें, थोड़ा दिमाग लगाएं। देखिए इसको ऐसे लिख लें, माइनस वन बाई टू डी ए बाई ए, फिर इधर क्या बनेगा के डी टी, फिर इंटीग्रेट करेंगे आप, यहाँ लिमिट लगाएंगे, यहाँ कौन सी लिमिट लगेगी, जीरो से टी, और यहाँ पे सी नॉट से सी। फिर आप जब ये इंटीग्रेट करेंगे तो ये फिर बाहर आ जाएगा। अब बताएं ये सब जब होगा तो क्या टू का फैक्टर एक बना रहेगा आखिरी तक। और जब आप के निकालेंगे तो के पास आ जाएगा टू, देखो ये के है इधर सॉल्व होगा और ये टू इधर बचेगा नीचे, तो टू मल्टीप्लाई के कहाँ आ जाएगा। तो क्या के की जगह पे टू क्या आना चाहिए, जहां पे आपका आंसर में के आ रहा था वहां पे क्या आना चाहिए। तो फिर तो इक्वेशन ही बदल जाएगी। और अगर टू के आएगा तो फिर तो तुम तो ये इक्वेशन यूज कर रहे हो, और हमें क्या लग रहा है कि यहाँ पे के नहीं आना चाहिए, क्या आना चाहिए, टू के। सही लग रहा है गलत लग रहा है, पहले तो ये बताएं, किधर में गलत लग रहा है, बताएं उतना गलत। अच्छा क्यों गलत लग रहा है, कारण क्या, तेज बोलो थोड़ा सा। गलत लग रहा है तो कुछ तो कारण होगा ना, लॉजिकल तर्क होगा आपके दिमाग में, क्यों गलत लग रहा है। कोई कारण नहीं, कहने जब से वो गई है सब गलत ही लगता है, ऐसी बातें नहीं करते। गलत लगता है तो कुछ कारण होना चाहिए, बेवजह गलत लग रहा है तो मतलब वो फिर तार्किक नहीं है। पहली बात तो बिल्कुल सही है, कुछ गलत आपको लगना नहीं चाहिए, तो कुछ गलत है ही नहीं, एकदम सही है। देखिए मैंने यहाँ से लिखा है पहले, ये तो लिखेंगे ना, इसमें क्या दिक्कत है। फिर सॉल्व किया तो ये होगा, ये होगा तो ये टू इधर आएगा, गायब थोड़ी कर दोगे आप टू को। तो टू के इज इक्वल टू आना चाहिए, ये जो आना चाहिए किसके बराबर आना चाहिए, टू के। जबकि आप जो सॉल्व कर रहे हैं वो किसके अकॉर्डिंग कर रहे हैं, तो मतलब फिर कॉन्ट्रडिक्शन आ गया। फिर तो आंसर मैच कैसे किया, हमारे आंसर में यहाँ के आ रहा है लेकिन आना चाहिए था यहाँ पे टू के, और फिर अगर के आप लिखेंगे तो टू इधर आना चाहिए, वन बाई टू बनना चाहिए बस। तो आंसर में तो मैच ही नहीं कर रहा, तो क्या कोई आंसर सही नहीं है फिर, क्योंकि आंसर तो ऐसे ही दिए जाते हैं। अब ये एक चुपता हुआ प्रश्न है, प्रश्न समझ में आया पहले आपको, क्योंकि सवाल समझ में आएगा तो उत्तर समझ में आएगा। तो पहले प्रश्न को समझ लीजिए, अब इसका जवाब सुने। जवाब ये है कि अगर आप यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन, जिसको आर बोलते हैं, लिखेंगे,
ठीक है, इधर क्या लिखते हैं, रेट लॉ क्या होता है, k इंटू ए टू द पावर 1, यही चल रहा है। ये जो मैंने 3 बातें लिखी हैं, बताओ ये सब क्या है, ये सब रेट एक्सप्रेशन है, ए के रिस्पेक्ट में, बी के रिस्पेक्ट में, और ये रेट लॉ है, बिल्कुल सही है। तो अगर मान लीजिए मैं ये कहूं कि इसको और इसको बराबर करूं, तो ए के रिस्पेक्ट में बताइए क्या मामला बन रहा है, ये 2 उधर चला जाएगा, तो माइनस डी ए बाई डी टी को क्या लिखेंगे आप, कोई पूछे इसका डिसअपियरेंस बताओ क्या लिखेंगे, 2k इंटू ए टू द पावर, अच्छा इसी तरीके से जरा डीबी बाई डी टी बता दो, तो ये भी 2 उधर चला जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से जरा डीसी बाई डी टी बताओ, तो वो क्या बनेगा बताओ, या 1 है, तो k इंटू ए टू द पावर, अब सुने ध्यान से, कोई पूछे कि ये जो 2k बना है ये कौन है, तो आप कहेंगे ये जब ए के रिस्पेक्ट में लिखा जाता है रेट ऑफ डिसअपियरेंस, तो आने वाला रेट कांस्टेंट। कोई पूछे ये वाला जो 2k है इस बार वो कौन है, कहेंगे जब बी के रिस्पेक्ट में लिखा जाता है रेट ऑफ डिसअपियरेंस, तो उसका रेट कांस्टेंट है। ये कौन सा रेट कांस्टेंट है, नीचे वाला, ये सी के रिस्पेक्ट में रेट कांस्टेंट है। एक दी गई रिएक्शन में अलग अलग लोगों के रिस्पेक्ट में अलग अलग रेट कांस्टेंट होते हैं, तो बताएं मैं इस 2k को क्या नाम दे सकता हूँ, के मतलब ए के रिस्पेक्ट वाला रेट कांस्टेंट, बताएं इस 2k को क्या नाम देंगे आप, के बी के रिस्पेक्ट वाला रेट कांस्टेंट, इसको क्या नाम देंगे, के सी के रिस्पेक्ट वाला रेट कांस्टेंट। अब ये बताएं क्या 3 रेट कांस्टेंट है, एक ए के रिस्पेक्ट वाला, एक बी के रिस्पेक्ट वाला, और एक और है, एक वो है जो पहले से था, पहले से कौन सा था, ये वाला, ये कौन है, या नहीं ये पूरी रिएक्शन का है, तो ये कौन सा वाला, ये पूरी रिएक्शन के रिस्पेक्ट में रेट कांस्टेंट है। तो कोई पूछे ये कौन सा वाला रेट कांस्टेंट है, तो ये रिएक्शन का है। तो क्या एक दी गई रिएक्शन में जो है इसमें 4 प्रकार के रेट कांस्टेंट है, कौन कौन से 4 प्रकार के, एक तो रिएक्शन का जो कि सबसे ऊपर लिखा हुआ है कितना, के, एक ए के रिस्पेक्ट वाला, एक बी के रिस्पेक्ट वाला, और एक, बताएं जो ए के रिस्पेक्ट वाला है उसमें उसका नाम क्या है, के, उसकी वैल्यू क्या है, 2k, जो बी के रिस्पेक्ट वाला है उसकी के बी की वैल्यू, और जो के सी है वो बराबर, कितने रेट कांस्टेंट है, 3 तो ये होगा, और चौथा कौन सा है, चौथा रिएक्शन वाला कौन सा है, के। अब जब आप प्रश्न लगाते हैं तो सवाल है रेट कांस्टेंट जब 4 हैं, तो आप कौन सा वाला रेट कांस्टेंट उस सवाल में बता रहे थे, वो जो सवाल लगा रहे थे उसमें आप कौन सा वाला रेट कांस्टेंट बताते हैं, ये वाले में आप कौन सा रेट कांस्टेंट आपसे पूछा गया, तो सही जवाब है, क्या लगता है, बकवास बात है, ए के रिस्पेक्ट वाला रेट कांस्टेंट पूछा जाता है। कौन सा पूछा जाता है, रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट वाला रेट कांस्टेंट पूछा जाता है। अब ध्यान में जो पीछे आपने किया था वो सब सही था, पीछे बताएं ये जो ऊपर आप लिख रहे हैं सब सही है, तो बताइए यहाँ पे क्या आएगा, 2k इज इक्वल टू, आगे बताओ, आगे तो वही आएगा ना, बस k की जगह कौन आ जाएगा, 2k इज इक्वल टू, बताओ क्या आएगा, 2.303 अपॉन टी लॉग सी नॉट बाई सी। फिर मैं 2k को क्या नाम दे देता हूँ, k, तो ये जो आपने लिखा है ये कौन है, ये k है, 2k तो आएगा बिल्कुल सही है, लेकिन उसको मैं क्या बोल देता हूँ, ये जो आप निकाल रहे हैं ये कौन है, ये k है, ये जो आप निकाल रहे हैं ये कौन है, और ये जो आप लिख रहे हैं वो कौन है। यानी कि हर सवाल में जो आपसे पूछ रहा था वो कौन सा वाला रेट कांस्टेंट पूछता है, ए के रिस्पेक्ट में, मतलब रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में। इसीलिए आपके आंसर में वो 2 वाला टर्म नहीं आता है, क्योंकि वो आता है लेकिन मैं उसको क्या मान लेता हूँ, उस 2k को मैंने नाम दे दिया के। ये देखिए आया तो है, लेकिन मैं उसकी जगह पे क्या लिख देता हूँ, के। तो क्या पिछले प्रश्न में भी ऐसा ही हुआ था, हर सवाल में यही पूछा गया था, अगर आप उसके पीछे वाला सवाल पलट के देखें उसमें क्या पूछा गया था, उसमें भी के पूछा गया था, उसके पिछले वाले सवाल में भी, हर सवाल में के पूछा जाता है। पिछले सवालों में भी ध्यान से देखें तो यहाँ कोफिशिएंट कितना था, 1, तो उसमें के और के दोनों सेम हो गए थे, तो आपको जरूरत नहीं पड़ी थी बात समझने की, लेकिन इस बार बात समझने की आवश्यकता। तो पिछले सारे सवालों में जहां जहां आपने क्या लिखा है के, वहां वहां क्या कर लें, जैसे ये सवाल है इसमें आपने क्या निकाला है, कोई पूछे तो ये क्या निकाल लो, तो आप कहेंगे के निकाल लें, सही जवाब है के। तो वो लिखेगा नहीं प्रश्न में, वो सवाल में लिखेगा नहीं कि आप के बताओ, लेकिन आप बताते हैं हर सवाल में क्या है। तो जितने भी क्वेश्चन इसके पीछे भी आपने देखे हैं उन सभी सवालों में उसने आपसे क्या पूछा है, के। ये नोट कर लें, कितने लोग बात समझ में आ गई पूरी, सीधा एजेंडा, सीधा
तो ये क्लैरिटी होनी चाहिए, नहीं तो जीवन भर आप कंफ्यूज रहेंगे कि ये टू कहाँ चला गया मेरा। कई लोग का अंत तक नहीं लौट के आता, अरे टू कहाँ गया था, कभी लौटा ही नहीं। तो समझ गया टू कहाँ गया। टू है लेकिन फिर भी नहीं है, क्योंकि टू के ही के है। अब जो पैदल जनता होती है वो ये सब समझती नहीं है। वो क्या याद करती है कि हर सवाल में एक ही फॉर्मूला लगाते हैं। कौन सा वाला? के वाला। ए का है, बी का है, सी का, उनको कोई मतलब ही नहीं है। करें आंसर मैच हो रहा है, बढ़िया जिंदगी चल रही, कोई दिक्कत नहीं, दिमाग लगाना मना है। लेकिन कल को मान लीजिए इसी सवाल में उसने पूछ लिया, अब सुनना ध्यान से, सवाल जहरीला कब बन जाएगा। कहेगा ये सवाल आया और फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन। उसने लिख दिया रेट कांस्टेंट रिएक्शन का बताओ। अब ये जो के है ये कौन सा वाला है? ये तो ए का है, इसकी वैल्यू कितनी है? 2k। तो आपको बताना क्या है? के बताना है। तो क्या 1/2 आएगा, नहीं आएगा? ऐसा पूछते नहीं हालांकि, लेकिन पूछने पे आ जाए तो समझ रहे हैं। ठीक है, तो लिख लें एक बार। अभी तक के करे गए सभी प्रश्नों में जो हम रेट कांस्टेंट निकाल रहे थे वो के था। बात समझ गए? अभी तक के लगाए गए सारे सवालों में जो हम रेट कांस्टेंट निकाल रहे थे वो के था। और वो हमेशा के ही पूछता है, सवाल में लिखे या फिर ना लिखे। अंडरस्टूड है? वो रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट वाला पूछ रहा है। ये डिपेंड करता है दो तीन बातों पे। कौन कौन सी दो बातें? नेचर ऑफ रिएक्टेंट, टेम्परेचर और कैटलिस्ट। तो दी गई रिएक्शन के लिए ना नेचर ऑफ रिएक्शन बदलेगा, रिएक्टेंट, नेचर ऑफ रिएक्टेंट तो बदलता नहीं। टेम्परेचर आप मान के चलते हैं कांस्टेंट है, कैटलिस्ट आप मिला नहीं रहे, तो क्या फिक्स है। अगर इनमें से किसी को बदलेंगे तो बदल जाएंगे। चलें भाई, तो बात समझ में आ गई कौन सा वाला पूछ रहा था आपसे कि तो एक दी गई रिएक्शन में कितने रेट कांस्टेंट होते हैं? कितने भी हो सकते हैं, वो तो देखना पड़ेगा रिएक्शन कैसे है। फिर चार मान लो यहाँ पे ABCD होता तो संख्या बढ़ जाती। तो थोड़ा तार्किक बनिए, मतलब कब तक आप ऐसे सोते रहेंगे। लेकिन जो दिख रहा है बस उतना ही देखता हूँ, थोड़ा ज्यादा देखना शुरू करिए, दिमाग को खुला रखिए, थोड़ा चीजें आने दीजिए। ये सब हो गया, ये भी हो गया। अब इस सवाल में बताओ जो पूछ रहा था वो कौन सा पूछ रहा था? फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट। तो कौन सा वाला रेट कांस्टेंट? वो के पूछ रहा है। लेकिन यहाँ कोफिशिएंट 1 है तो के और के दोनों, तो फर्क ही नहीं पड़ता लोगों को। ये भी हो गया, चलते जाए। आगे बताएं, जैसे मान लें आप ये सवाल लगा रहे थे, ये वाला बताओ, इसमें रेट कांस्टेंट कौन सा वाला पूछा था? के। तो हर सवाल में आप जो रेट कांस्टेंट बताते हैं वो कौन सा बताते हैं? ये बात आपको समझनी होगी। तो लिखेगा नहीं, लेकिन अंडरस्टूड है। इस सवाल में भी बताओ कौन सा बता रहे हैं कि ये सब मेंशन कर लेना। चले आगे बढ़े, अगले काम पे आइए। तो ये बात क्लियर है बिल्कुल कि क्या पूछता है वो। एक सवाल लिखें,
6.25 आएगा क्या? खींचो। अब इसका तरीका बता चुके हैं आपको पहले। बताएं, अगर 240 टोटल टाइम है तो आप नंबर ऑफ हाफ लाइफ निकाल लें। नंबर ऑफ हाफ लाइफ कैसे निकालेंगे? फर्स्ट ऑर्डर में टोटल टाइम अपॉन टी हाफ। टोटल टाइम बताओ 240, हाफ लाइफ कितनी 60, डिवाइड कर दो कितनी हो गई 4। एन की वैल्यू 4 होगी तो बताओ रिमेनिंग कंसंट्रेशन निकाल लेंगे क्या? अगर कोई आपसे पूछे रिमेनिंग कंसंट्रेशन आफ्टर एन हाफ लाइफ बताओ, आंसर बताओ। क्या सी नॉट अपॉन 2 टू द पावर एन लिखेंगे? पढ़ चुके हैं सब बातें। एन की वैल्यू बताओ। एन की वैल्यू 4 है तो बताओ आंसर सी नॉट अपॉन 2 टू द पावर 4, यानी कि सी नॉट अपॉन 16। ये कौन है? ये फ्रैक्शन है। ये वो फ्रैक्शन है जो बच गया। ये कौन है? ये वो फ्रैक्शन है जो बच गया। अगर आपसे पूछना कितना परसेंट बचेगा तो क्या करेंगे बताओ? इनिशियल को तुरंत क्या मान लेंगे 100। भाई आपको अगर ये बताना है कितना फ्रैक्शन बचा तो आप बोलेंगे 1/16 फ्रैक्शन बचा। पूछेगा कितना प्रतिशत बचा तो इनिशियल को क्या मान लो 100, तो कितना बचा 100/16 यानी कि 6.25%। परसेंट का मतलब ही यही होता है कि अगर इनिशियली आपने 100 लिया था तो अब आपके पास कितना है 100 रुपए लेके निकले थे, अब आपके पास 6.25 रुपए हैं, तो रिमेनिंग यही है। इस सवाल को जल्दी भी लगा सकते थे आप। ये तो एक कन्वेंशनल मेथड हो गया। अगर आप जल्दी करना चाहते हैं तो क्या करें? परसेंट का सवाल है तो इनिशियल को तुरंत क्या मान लें 100। अब बताओ टोटल टाइम कितना 240, हाफ लाइफ कितनी, कितनी बार आधा कर दो 4 बार आधा करो इसको। 100 का आधा 50 का आधा 25 का आधा 12.5 उसका आधा, खत्म हो गया आंसर। पता है अगर इनिशियल 100 लेके निकले थे तो और 4 बार आधा करने पे कितना बचा? जितना बचा वही रिमेनिंग है, खत्म हो गया। नहीं तो आप ये लें। दोनों तरीके अगर बहुत लिखने का शौक है, जैसे कह रहे हैं पढ़ने लिखने दोनों आया हूँ, ये लें। अगर आप सिर्फ पढ़ने आए हैं तो ये लें। दोनों है अपने पास। बचपन से पढ़ाई लिखाई का शौक, पूरा नोट कर। ब्यूटी को समझ में आ रहा है? ब्यूटी लिख रही है यस, ब्यूटी इज गेटिंग द पॉइंट। चले भी, ऑनलाइन की दुनिया अलग है। ये ले। अगला प्रश्न चले। तो 4 बार अदा कर दो, खत्म है, कुछ लिखने की जरूरत ही नहीं। 4 हाफ लाइफ थी। इनिशियल को 100 क्यों माना? क्योंकि हम सवाल किस में लगा रहे हैं परसेंट में। परसेंट का मतलब परसेंट का मतलब 100, तो आउट ऑफ 100 देखेंगे। कभी मिलियन पूछा जाए तो आउट ऑफ मिलियन देखते हैं। एक सवाल ये लगा, ये सवाल जीरो ऑर्डर का। आया कौन सा? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तीसरा आ रहा है क्या? चेक करें। पहली बात तो कौन सी
रिएक्शन है, जीरो ऑर्डर। आपसे कह रहा है कि इनिशियल कंसंट्रेशन कितना है, 0.1। 10 मिनट बाद कितना हो जाता है, 0.008। तो क्या लगाओगे, सी नॉट माइनस सी इज इक्वल टू के टी। जीरो ऑर्डर का सवाल है भैया। तो बताएं, इनिशियल की जगह लगा दो 0.1, सी की जगह लगा दो 0.08, के निकाल लो, ये माइनस करोगे 0.02 बन गया। के की वैल्यू आ रही है 0.002। एक बार के निकल आया तो आधी जिंदगी निकल आएगी। बताओ T50% फॉर्मूला जीरो ऑर्डर में, सी नॉट अपॉन 2K। सी नॉट की वैल्यू बता जल्दी से, 0.1। के की वैल्यू 0.002। कितना बन गया मामला, ठीक है। अब क्या करो, तो सॉल्व करो इसको, एक डेसिमल आगे फेंको तो बन जाएगा 1, ये बन जाएगा 0.04। 1 अपॉन 0.04। 0.04 को क्या लिख सकते हो, 4/100, तो 100/4 25, बराबर। तो ये आ गया 25 यूनिट। बताओ जो इसकी चल रही भाई, आंसर होगी 25 मिनट। अब क्या करोगे, टी 100% निकाल लोगे, इसका डबल होता है बताया था, सी नॉट बाई के, तो 25। तो ये कई लोग इसे पुट करके निकालते हैं, फिर से खत्म है सफर, खींचे। तो एक निकल आया तो दूसरा अपने आप आ जाएगा। चले, आसान है, जल्दी खींचे। अगला सवाल, ये लो भाई, सवाल नोट करें सबसे पहले। क्या कह रहा है सवाल में, कह रहा है ये देखो एक्स का ग्राफ और ये वाई का है, यहाँ इंटरसेक्शन है। तुमको बताना है कि जो इंटरसेक्शन पॉइंट है ये, इस पर टाइम कितना है, ये ऑप्शन है। चलो शुरू करें, आया किसी का, रिएक्शन कहाँ है, रिएक्शन ये देखें। ये मामला चल रहा है तो इनिशियल कंसंट्रेशन इसका ए मान लो, इसका 0 है। तो बताओ ए में से ये एक्स जाएगा तो ये कितना बनेगा, टी टाइम बाद ऐसा हो जाएगा। और बताएं एक्स और वाई दोनों का कंसंट्रेशन बराबर कर दो, ए माइनस एक्स इसके बराबर हो गया, ए हो गया 2x, एक्स हो गया कितना, a/2। एक्स कौन था, एक्स बताया था आपको, एक्स वो है जो नहीं रहा, लेकिन फिर भी है। तो बताएं इसका मतलब अगर x a/2 है तो आपको क्या सिखाया गया था, x निकालने का तरीका बताया था आपको, क्या तरीका बताया था, a में फ्रैक्शन मल्टीप्लाई कर दो, जितना कन्वर्ट हो गया तो x आ जाता है। उल्टी बात बताऊं, जो x की वैल्यू है उसमें से क्या करें, जो x की वैल्यू उसमें से a हटा दो, तो a जैसे हटाएंगे आपको जो बचेगा वो फ्रैक्शन होगा, तो वो टाइम के नीचे आएगा, ये आंसर। चेक कर लें, यहीं पे इंटरसेक्शन होगा। इंटरसेक्शन यहाँ क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे एक्स और वाई दोनों, तो इंटरसेक्शन पे हो क्या रहा है, कोई पूछे तो क्या बताओगे,
एक्स का ग्राफ और वाई का ग्राफ दोनों कट कर रहे हैं तो बराबर हो रहे हैं, तो आंसर हो गया ये। ठीक है, सवाल चेंज करते हैं। मान लें कि ग्राफ ऐसा ही है और रिएक्शन बदल दी। रिएक्शन अगर आप बदल देंगे तो इसी का सेकंड पार्ट, मान लें ये रिएक्शन, अब बताएं आंसर क्या होगा। कहानी एकदम वैसी ही है, ग्राफ वैसा ही है, इंटरसेक्शन पॉइंट बताना आपको, रिएक्शन ये है। सवाल समझ गए, ग्राफ वैसा ही है, इंटरसेक्शन पॉइंट बताना। कैसे करेंगे, इनिशियल इसको कितना मान लें, ए, इसको 0, फिर ए में से कितना जाएगा तो ये कितना बनेगा, ठीक है। फिर क्या करें, एक्स और वाई दोनों बराबर कर दो, इंटरसेक्शन हो रहा है ना, तो ये इसके बराबर हो गया, तो ये हो गया 3x, x हो गया a/3। अब बताओ, x अगर a/3 आ गया तो क्या सिखाया गया है, a हटा दो उसमें से, a हटाओगे तो जो बचेगा वो फ्रैक्शन है, वो नीचे आ जाएगा टाइम के, उतना ही कन्वर्ट हुआ होगा ये आंसर। खींचे, इंटरसेक्शन पॉइंट इस बार t1/3। तीसरा सवाल सुना, चले, तीसरा वर्जन है, फिर से रिएक्शन चेंज करते हैं, ग्राफ वही है, इंटरसेक्शन बताना है आपको। इस बार जो रिएक्शन है वो है 2x gives 3y। अब क्या करेंगे, ये हो गया, ये बताएं। करो, करने की एक्टिंग करो, बगल वाले को तो लगे कि तुम समझदार हो। मिनिमम रिक्वायरमेंट है, कम से कम आपका बगल वाला आपकी इज्जत तो करे, ज्यादा नहीं तो। अगर आपका बगल वाला भी आपको पहचान गया तो समझ जाइए खेल समाप्त, अब आपको सब जान चुके हैं। तो बताएं कितना, 1/5, 2/5, कितने लोग का ये आया, कितने लोग का ये आया, 1/5 कितने लोग का, 2/5 कितने लोग का। अच्छा आओ देखें, करेंगे कैसे, देखो सबसे पहले वही काम करेंगे जो कर रहे थे, इसको ए मान लें 0, फिर ए में से क्या करें बताओ, 2x, क्योंकि 2 है तो बढ़िया लग रहा है। अब इसके 2 जाएंगे तो इसके, ठीक है, फिर क्या करें, बराबर हो गया फिर। तो बताएं टी टाइम बाद आपने कहा कि एक्स और वाई दोनों को जैसे आप बराबर करेंगे तो a माइनस 2x इज इक्वल टू 3x, a इज इक्वल टू 5x, x इज इक्वल टू a/5। फिर x की वैल्यू ये आ गई, इसमें से क्या किया, a हटा दिया, आंसर ये आ गया। कितनी समझ में आ गई बात, बकवास बात, ये गलत है, खिलवाड़ हो गया फिर से आपके साथ। अब ध्यान दें आपने क्या गलती करी है पूरे सवाल में, आप क्या रट के बैठे हुए हैं कि जो आता है उसमें से a काट देते हैं, जो आता है वो आता क्या था पहले वो भी तो समझें। जिसमें से a आप हटाते थे, है ना, जिसमें से a आप हटाते थे, इसका मतलब क्या होता था, ए हटाने का मतलब होता था, ए था इनिशियल कंसंट्रेशन, ए में 1/5 या जो भी आप मल्टीप्लाई करते थे वो था कन्वर्टेड अमाउंट। मान लीजिए ए में आपने 1/3 मल्टीप्लाई किया, तो a/3 क्या चीज है, इस प्रश्न में a/3 क्या चीज थी, ये जो a/3 था ये क्या था, ये कन्वर्टेड अमाउंट था। पिछले वाले प्रश्न में ये जो आप a में 1/2 मल्टीप्लाई करते हैं वो क्या था, वो कन्वर्टेड अमाउंट था। तो कन्वर्टेड अमाउंट में से आप a हटाते हैं तो आंसर आता है।
क्या बोल रहे हैं? तो अब आपको रटना नहीं चाहिए कि मैं x में से a हटाता हूं तो आंसर आता है। सही बात क्या है? कन्वर्टेड अमाउंट में से a हटाते हैं तो आंसर आता है। अब वो कन्वर्टेड अमाउंट y भी तो हो सकता है। मान लो किसी व्यक्ति ने इस कन्वर्टेड अमाउंट को नाम क्या दे दिया, y। तो क्या आप याद करके बैठोगे? नहीं, मैं x में से हटाऊंगा, पहले x को लेके आइए, मैं उसी से बात करूंगा। तो आपको लॉजिक क्या कहना चाहिए कि मैं किस में से a हटाता हूं? कन्वर्टेड अमाउंट में से। ठीक है, अब बताएं, कन्वर्टेड अमाउंट आपने खुद ही चालाकी दिखाई है, क्या माना है? आपने दिखाई, मैंने थोड़ी कहा था। तो जब आप कन्वर्टेड अमाउंट 2x मान रहे हैं तो a भी किस में से हटेगा? 2x में से। अब x में से थोड़ी हटेगा। तो बताएं, आपने किस में से a हटा दिया? x में से, जो कि गलत हो जाएगा। तो कन्वर्टेड अमाउंट पहले ढूंढें, वो कितना है? वो 2x है। तो 2x कितना होगा बताओ? 2a/5। तो बताओ a किस में से हटाना चाहिए? 2x में से। तो अगर 2x में से a हटाएंगे तो आंसर कितना आएगा? 2/5। सही जवाब ये। ठीक है, अब मान लीजिए आप ये चालाकी करके पछता रहे हैं, तो आप सीधे सीधे रास्ते से चल लीजिए। इसका मेथड नंबर 1 ये हो गया। मेथड नंबर 2 सुन लें। दूसरा तरीका ये कहता है कि ये जब मैं करता हूं तो थोड़ी तकलीफ होती है आखिरी में, इस तकलीफ से बचना चाहते हैं तो ये सब मत करें, सीधे रास्ते से चलें। सीधे रास्ते से चलने का मतलब ये है कि आप जो चालाकी दिखा रहे थे वो मत दिखाएं। आप क्या चालाकी दिखा रहे थे कि ये ए था, ये 0 था, तो ये ए में से कितना गया था? 2x। मैंने कहा x मानो। x मानो तो आगे कोई समस्या? हालांकि शुरू में समस्या आएगी लेकिन अंत बिल्कुल आसान होगा, लैंडिंग स्मूथ होगी। समझ में? अब ध्यान दें, अगर आप इसको x मानते हैं तो अब आपको शुरुआत में थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। उसी से बचने के लिए आपने 2x माना था। अब अगर इसके 2 जाएंगे तो इसके 2 जाते हैं तो 3 बनते हैं, तो 1 जाएगा तो 3/2 बनेंगे, तो x गए तो 3/2x बनेंगे। अब एकदम सीधा चल रहा है मामला, कोई दिक्कत नहीं। x और y को बराबर कर दें। जैसे x और y को आप बराबर करेंगे तो मामला बन जाएगा a माइनस एक्स इज इक्वल टू 3/2x, a की वैल्यू 5/2x, x की वैल्यू 2a/5। अब बताएं x कौन है? x ही तो कन्वर्टेड अमाउंट है। मैं को लॉजिक क्या पता है, कन्वर्टेड अमाउंट में से a हटाना होता है। अब इस बार आपने चालाकी दिखाई नहीं है। आपने कन्वर्टेड अमाउंट कितना माना है? x माना है, तो आप उसी में से a हटा दो, आंसर आ जाएगा। कुछ करने की जरूरत नहीं। ये सीधा सरल तरीका होगा। तो 2 बार रास्ते हैं, या तो आप कन्वर्टेड अमाउंट को x माने फिर सीधे चले आए, लेकिन अगर आप 2x मानते हैं तो फिर आपको 2x निकालना पड़ेगा। दोनों नोट कर लें, पहला दूसरा। कितने सवाल हो गए इस टाइप के? हैं? इस टाइप के कितने सवाल हो गए? 3 हुए, चौथा जिसका हो रहा है, तब 5वां है मामला। भैया 3 सवाल हुए, तीसरे 2 मेथड बताएं, पहचानिए। तो ये उसका पहला मेथड है और वो दूसरा मेथड। तो बात समझ गया कि अगर आप चालाकी दिखा रहे हैं तो आखिरी तक दिखाएं, और नहीं दिखा पाते हैं तो मत दिखाएं, बिल्कुल सीधे चलें। क्या कर रहे हैं? 2a इनिशियल को मान लें, मान लो, कोई दिक्कत नहीं। इसको 2a मान लेते हैं, फिर 2a में से 2x चला जाएगा। ठीक है, फिर बराबर कर दें। तो पूछना सवाल क्या है? कर सकते हैं आप कह रहे हो यहाँ पे 2a मान ले, मान लो यहाँ 2a मान लो, मैं 2a को a डैश बोल दूंगा। तुम जब सब कर लेना, आखिरी में मैं 2a को क्या बोल दूंगा? a डैश मेरा इनिशियल अमाउंट होगा, मैं a डैश काट दूंगा। कहानी वही पहुंच गई। आप इनका कहना है कि इनिशियल इसको कुछ मान लिया जाए, इसको मैं 2a मानना चाहता हूँ। आप, मैं तो कहता हूँ 50 से मानो ना, और अच्छा करो, 50 से मान लो। 50 से मान के पूरा सॉल्व करो, आखिरी में जब आंसर आएगा उसमें 50 एक ही जगह मैं a डैश लिख दूंगा। a डैश मेरा इनिशियल होगा, मैं a डैश काट दूंगा। कहानी वही पूछेगी यार। पॉइंट समझ रहे हैं? इनिशियल को नाम ही तो दे रहे हैं, 50 से क्या नाम दिया? आप नाम दिया, आपने नाम देने में क्या रखा है? आखिरी में 50 एक ही जगह क्या लिख देना? ए डैश मेरा इनिशियल में, ए डैश काट देंगे। तो इतना कॉम्प्लिकेट करने की आवश्यकता नहीं है भाई, कह रहा हूँ मैं सीधे सरल तरीके से चलिए।
वैसे भी करके देखें वही आंसर आएगा। चलें भैया, ये नोट कर लें। दोनों मेथड क्लियर है, तो वहां किसी एक से करेंगे। अब मान लीजिए आपके सामने 3 सवाल आ गए। पहला था ये वाला, दूसरा ये है, तीसरा ये है। तीनों में कहता है इंटरसेक्शन पॉइंट बताओ जेसन ने। ये कहता है कोफिशिएंट पे ध्यान दें। एक्स का कोफिशिएंट देखो भी ध्यान से, पहले वाले में एक्स का कोफिशिएंट कितना है, यहां लिख दो। एक्स और वाई का जोड़ दो, 1+1 2, यहां लिख दो। यहाँ एक्स का कोफिशिएंट कितना है, यहां लिख दो, इन दोनों का जोड़ दो। एक्स का कोफिशिएंट दोनों का जोड़ दो, चेक करें तीनों के आंसर आ गए। 3 सेकंड 3 सवाल, ठीक है। तो इस प्रकार के सवाल में कोई ज्यादा सम्मान देने की आवश्यकता नहीं थी। आए सीधे खींचे, खत्म करें। यही तो बताया था, रिएक्टेंट में वही तो पूछा था उसने थोड़ी देर पहले। भाई साहब का भी वही कहना है, लेकिन थोड़ा लेट कहना है। कहना कि रिएक्टेंट अगर मान लो एक से अधिक रिएक्टेंट होते, जैसे इधर रिएक्शन होती x+y गिव समथिंग, तो ऐसे सवाल में वो जो आप इक्वेशन यूज करते हैं, कौन सी वाले जो फर्स्ट ऑर्डर की यूज करते हैं, वो सब नहीं चलेंगे ना, रिएक्शन से नहीं चलेंगे। उसमें डबल इंटीग्रेशन चलेगा, वो सब आपसे नहीं पूछेगा। तो ये तो बहुत सिंपल सवाल है, और यही पता कर लें तो बहुत बड़ी बात है। अगर यहाँ दो दो रिएक्टेंट होंगे, फिर आपको देखना पड़ेगा दो दो रिएक्टेंट क्या कर रहे हैं, दोनों का इंटीग्रेशन क्या है, फिर कहानी बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। वो नहीं पूछेंगे आपसे, इतने मतलब परेशान ना हो। मतलब पेपर में जो जिस प्रकार की चीजें आ रही हैं वो पढ़ें, डबल इंटीग्रेशन आपके सिलेबस में नहीं। और जो पढ़ा रहे हैं वही आप पढ़ लें, बहुत बड़ी बात है। इसमें भी आप मामला गलत कर देंगे, तो यही बहुत है ना। बहुत ज्यादा जो है फैंटम नहीं बनना है। आगे बढ़े, सेकेंड ऑर्डर जो हम पढ़ा रहे हैं वही ज्यादा पढ़ा दे रहे हैं, उसमें से भी थोड़ा भूल जाना है, और उसके बाद तो कुछ पढ़ना ही नहीं है। मतलब सेकेंड ऑर्डर पे आइए। मान लें एक रिएक्शन है, आप इसका रेट लिखेंगे, कैसे लिखेंगे बताओ। कोफिशिएंट 1 है, अब आप कहेंगे कोफिशिएंट यहाँ 2 कर दो, कर सकते हैं आप, इंटीग्रेशन बदल जाएगा। लेकिन वो सब फॉर्मेट आपके काम के नहीं है, तो आपको यही पूछेगा। अब बताएं, -1/1 dA/dt। दूसरा तरीका बताओ रेट का, a⁴ 2 क्यों लिखा मैंने यहाँ पे, सेकेंड ऑर्डर। फर्स्ट ऑर्डर होती तो यहाँ 1 होता, यहाँ कोफिशिएंट 2 होता तो यहाँ 2 होता, तो ये वाला 1 यहाँ से आ रहा है, ये वाला 2 यहाँ से आ रहा है, तो इसे पता होना चाहिए। कह रहे ये वाला 1 कहाँ से आ रहा है, ये नहीं बताया, ये डाउट है, इसको बने रहने दो। अब देखो -dA/dt की वैल्यू कितनी आ गई, k²। थोड़ा सॉल्व करें इसको। दोनों साइड इंटीग्रेट करो, माइनस बाहर ले लो। इंटीग्रेशन पे जब आप लिमिट लगाएंगे, तो लिमिट लगेगी यहाँ 0 से t, यहाँ पे लिमिट लगेगी C0 से C, ठीक है।
चले आगे बढ़िए, मामला यहां तक पहुंच गया तो ठीक है। लिमिट लग गई जीरो से टी और सी नॉट से। क्या लिमिट चेंज कर सकते हैं? ये लिमिट बदल सकते हैं क्या? बिल्कुल, T1 से T2 कर सकते हैं, तो ये C1 से C2 हो जाएगा। उसको आप क्या बोलेंगे? वो इंटरमीडिएट फॉर्म है ना। लेकिन हम कौन सा फॉर्म निकाल रहे हैं? बेसिक फॉर्म। तो हम जीरो से शुरू कर रहे हैं। ठीक है, इंटीग्रेट वगैरह क्यों कर रहे हैं, सब जवाब दे चुका हूं मैं पहले ही। ये कौन सा फॉर्मेट है? ये डिफरेंशियल फॉर्म है, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो कौन सा फॉर्म आएगा? नॉर्मल फॉर्म आएगा। हम नॉर्मल फॉर्म ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें भी सबसे बेसिक वर्जन समझ रहे हैं, जीरो से टी वाला। आ जाओ भी, बताओ इसका इंटीग्रेशन लिखोगे तो क्या लिखोगे? a⁻² -2 + 1 डिवाइड बाय -2 + 1, ये लगा रहे हैं। इंटीग्रल x⁻m dx इज इक्वल टू क्या होता है? x⁻m+1/m+1। तो ये लगा दें, ये लगा के यहां तक पहुंच गए। लिमिट लगा दें इस पर। लिमिट कहां से कहां तक लगेगी? C0 से C। उधर सॉल्व करो, उधर क्या आएगा बताओ? इस पर लिमिट है जीरो से टी, ये बन जाएगा KT, लिमिट लग जाएगी जीरो से टी। सॉल्व करें, देखें ये कितना बन रहा है? -1, ये माइनस और माइनस +1, तो ये तो खत्म हो गया। ये बचा, ये कितना? a⁻−1, इसको लिख लो 1/a। अब ये बन गया 1/a। इस पर लिमिट कहां से कहां तक? C0 से। उधर कौन आएगा? उधर आ जाएगा KT-0, लिमिट लगा दी। इधर लिमिट लगाओ, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, आंसर आएगा 1/c माइनस। एक बार अपर लिमिट लगा दो, एक बार लोअर लिमिट लगा दो, ये आंसर। कौन सी ऑर्डर का आंसर आया? सेकंड ऑर्डर। कोई पूछे सेकंड ऑर्डर का कौन सा फॉर्म है? नॉर्मल फॉर्म है, नॉर्मल का सबसे बेसिक फॉर्म। क्या हम टाइम पीरियड चेंज कर सकते हैं? बिल्कुल आप चेंज कर सकते हैं, वहां T2 - T1 हो जाएगा। एनालिसिस पे हो अभी? एनालिसिस क्या कहती है? हो गए दोनों? इस इक्वेशन को ध्यान से देखें, इसमें k कैसा है? कांस्टेंट। तो कौन किसके प्रोपोर्शनल है, इस पे चर्चा करें। देखिए इक्वेशन चल रही है 1/c माइनस 1/c0 इज इक्वल टू, इसको ऐसा लिख लो 1/c माइनस 1/c0, यहाँ लगा लो प्रोपोर्शनल, तो यहाँ क्या बचेगा? बराबर। अब ये जो आपने लिखा है इसको जरा समझे, क्या लिखा है? ये कौन है? कंसंट्रेशन का रेसिप्रोकल, ये भी रेसिप्रोकल। ये क्या है? दोनों रेसिप्रोकल का डिफरेंस। क्या बोलेंगे? कंसंट्रेशन के रेसिप्रोकल का जो डिफरेंस होता है वो अपने कॉरेस्पॉन्डिंग टाइम इंटरवल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। कौन सी ऑर्डर में? सेकंड। और ऐसा सिर्फ एक ही ऑर्डर में होता है, और वो सेकंड ऑर्डर। तो अगर आपको कभी पहचानना हो कि कोई रिएक्शन का डेटा किस ऑर्डर से मैच कर रहा है, तो क्या चेक करें कि क्या कंसंट्रेशन के रेसिप्रोकल का डिफरेंस अपने करेस्पॉन्डिंग टाइम इंटरवल के प्रोपोर्शनल है। अगर है तो वो सेकंड ऑर्डर है, नहीं है तो कुछ और। जीरो ऑर्डर में क्या बताया था मैंने? इसी तरीके से जीरो ऑर्डर में मैंने बताया था, पहचानने का तरीका था कंसंट्रेशन का डिफरेंस देखें और वो करेस्पॉन्डिंग टाइम इंटरवल के प्रोपोर्शनल है या नहीं। अगर है तो वो जीरो ऑर्डर है। फर्स्ट में क्या बताया था? फर्स्ट में कंसंट्रेशन के लॉग का डिफरेंस। तो हर जगह एक बात है और वो वहीं पे है, तो आप हर ऑर्डर को अलग तरीके से पहचान सकते हैं। ठीक है, एक सवाल लिखें।
तो सेकेंड ऑर्डर पहचानने का तरीका है कंसंट्रेशन के रेसिप्रोकल का डिफरेंस अपने करस्पॉन्डिंग टाइम इंटरवल के प्रोपोर्शनल होना चाहिए। सवाल बताओ भाई क्या आंसर है? सबसे पहले आप क्या करेंगे बताएं? ये तीनों जो दिए हैं वो कौन है? कंसंट्रेशन। तो इनका क्या करें? रेसिप्रोकल करें। बताएं ये कौन है? वन। ये 0.5 है। 0.5 क्या होता है? 1/2। 0.2 को क्या लिख सकते हैं? 1/5। तो क्या ये रेसिप्रोकल हो गया? हो गया रेसिप्रोकल। तो वैल्यू है उसकी, ये थोड़ी रेसिप्रोकल हुआ। 0.5 को 1/2 लिख दिया तो रेसिप्रोकल हो गया उसका। रेसिप्रोकल मतलब पलटो। तो बताएं ये तो कंसंट्रेशन है ना, ये भी कंसंट्रेशन है, ये भी कंसंट्रेशन है, ये भी कंसंट्रेशन है। अब पलटेंगे। पलटो तीनों को। पहले वाले को पलटो, 1 को पलटो कितना हो जाएगा? 1 को पलटो 1 ही रहेगा। इसको पलटो 1/2 को 2/1। इसको पलटो। तो ये रेसिप्रोकल है। अब बताएं ये तीनों रेसिप्रोकल है, इनका डिफरेंस निकालो। 1 और 2 का डिफरेंस 1, 2 और 5 का 3। अब इनके डिफरेंस के बीच में जो रेशियो है वही इनके टाइम के बीच में भी होगा। डिफरेंस के बीच में क्या रेशियो है? 1:3। टाइम के बीच में भी क्या होगा? आंसर है 1:3। क्या किया समझ के बाद? सबसे पहले क्या किया? कंसंट्रेशन को पलटा। पलटने के बाद उनका डिफरेंस निकाला। फिर जो डिफरेंस निकाला वो डिफरेंस ये आया और ये आया, उनके बीच में रेशियो निकाला। जो रेशियो आएगा वही टाइम इंटरवल के बीच में भी होगा। अब इसमें बैठ के फॉर्मूला आप लगा रहे हैं, बैठ के ये वाला 2-2 बार 3-3 बार। तो फर्जी काम है। एनालिसिस अगर आपकी ठीक है तो आप सीधे खत्म कर लेंगे। लिखने के नाम पे कुछ किया ही नहीं है। चले अगला कॉन्सेप्ट, हाफ लाइफ, आधी जिंदगी। चेक करें। सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के अंदर इक्वेशन आ गई है 1/c माइनस 1/c0 इज इक्वल टू के टी। ध्यान दें अगर आप इनिशियली C0 पे हैं और फाइनली आप C पे पहुंच गए तो C को पुट कर दो कितना? C0/2। जब आप ऐसा पुट करेंगे तो यहां से यहां पहुंचने में जितना टाइम इंटरवल लगा वो निकाल लो। वो टाइम इंटरवल कौन? टी हाफ। तो बस C की जगह कितना पुट करना है? पुट करो यहाँ। C की जगह लगा दिया नीचे C0/2। बाकी सब एज इट इज रहने दो। टाइम क्या बन जाएगा? टाइम बन जाएगा टी हाफ। तो इसको सॉल्व करो, ये बन जाएगा देखो 2/C0। ऊपर जाएगा तो ये 2/C0 माइनस 1/C0 इज इक्वल टू के टी हाफ। ये सॉल्व होके क्या बन गया? 1/C0 इज इक्वल टू के टी हाफ। टी हाफ की वैल्यू 1/k C0।
हाफ लाइफ का फॉर्मूला है 1/QC0। एनालिसिस पे ही बराबर। टी हाफ आ गया 1/QC0। अभी बताओ कि इस रिलेशन से क्या एनालिसिस रहेगा। जो टी हाफ है वो सी नॉट पे डिपेंड कर रहा है या नहीं कर रहा है। के को अगर हटा दें तो प्रोपोर्शनैलिटी लगा सकते हैं आप। तो मामला ऐसा है। इसका मतलब पहली एनालिसिस ये है कि आधी जिंदगी में लगने वाले समय को इस बात से फर्क पड़ता है कि आपने उसको कहां से आधा किया है। मतलब सेकेंड ऑर्डर में हाफ लाइफ में लगने वाला समय उसको इस बात से फर्क पड़ता है कि आपने कहां से आधा किया। मतलब 100 से आधा करके 50 किया है या 50 से आधा करके 25 किया है, इस बात से फर्क पड़ेगा। फर्स्ट ऑर्डर में इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था, जीरो ऑर्डर में पड़ता था। लेकिन फर्क दो जगह पड़ा है, जीरो और सेकेंड में। लेकिन फर्क पड़ने के तरीके बदल गए हैं। ध्यान दें, जब आप जीरो ऑर्डर में चलते थे तो यहाँ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आया था और यहाँ पे इनवर्सली आया। इनवर्सली का मतलब है कि अगर आप इनिशियल कंसेंट्रेशन को पहले से आधा कर देंगे तो जो टी हाफ है वो पहले से 2 गुना हो जाएगा। बराबर है। एग्जाम्पल के तौर पर मान लें सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है, तो ये रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन है। बताना ये कि यहाँ T1 लगा और यहाँ T2 लगा तो दोनों में क्या रेशियो है। हाँ भाई, पता है 4A से अगर वो 2A हुआ है तो बताओ 4A से 2A होने का मतलब आधा हो गया। तो क्या इसको फर्स्ट हाफ लाइफ बोल सकते हैं। फिर बताना 2A से A हो गया, इसको सेकेंड हाफ लाइफ। क्या दोनों हाफ लाइफ बराबर होंगी। नहीं। क्यों। क्योंकि जब आप पहली वाली हाफ लाइफ स्टार्ट कर रहे हैं यहां से तो इनिशियल कौन है, 4A। जब दूसरी हाफ लाइफ स्टार्ट करेंगे यहां से, इनिशियल कौन है, 2A। इनिशियल बदल रहा है क्या। और अभी आपने पढ़ा है कि हाफ लाइफ जहां से स्टार्ट हुई है इनिशियल क्या है उस बात से फर्क पड़ता है। तो बताएं इनिशियल पहले से कितना हो गया, 4A से 2A मतलब आधा। इनिशियल अगर पहले से आधा हो गया है, ये देखें, तो हाफ लाइफ पहले से डबल हो जाएगी। पहले से डबल होने का मतलब है अगर पहली वाली 20 है तो अगली वाली 40 होगी। कह रहे हैं कहां से पता चला एग्जाम पे। इसमें रेशियो बताएं, 20-40 मतलब 1:2। तो अगर पहली वाली हाफ लाइफ 20 है तो दूसरी वाली 40, तो उसकी अगली वाली 80। डबल होती जा रही है, 60 नहीं, 80। पहली वाली 20 तो अगली वाली 40, तो अगली वाली 80, अगली वाली 160। तो जब आधी जिंदगी दोगुनी होती जाए आगे बढ़ने पे, आधी जिंदगी दोगुनी होती जाए तो आप समझ जाए कौन सा ऑर्डर है।
जीरो ऑर्डर में क्या हुआ था? जीरो ऑर्डर में पहली वाली 20 थी तो अगली वाली 10 हो गई थी, फिर अगली वाली 5। और फर्स्ट ऑर्डर में पहली वाली 20 तो अगली वाली भी सारी 20 चलेंगी। ये तीनों में अंतर। ग्राफ बनाए। ग्राफ के लिए आपके पास इक्वेशन है, इसको ऐसे लिख दो। अब देखिए जब आप ग्राफ प्लॉट करेंगे तो वाई एक्सिस पे आपने क्या लिया? 1/c। और एक्स पे क्या लिया? टाइम। 1/c की जगह पे कभी कभी 1/a - x भी लिखा हो सकता है, सेम बात ही। ठीक है, ग्राफ बनाए। ये किस पे आ गया? y पे। ये टाइम x पे, तो ये क्या बनेगा? स्लोप। y इज इक्वल टू mx प्लस ये बन जाएगा c। बताएं क्या ग्राफ सरल लिखा है? और और क्या इन्फॉर्मेशन है? स्लोप कैसा है? स्लोप की वैल्यू के कैसा होता है? पॉजिटिव। इंटरसेप्ट कैसा है? इंटरसेप्ट की वैल्यू चेक करो, 1/c0। c0 कैसा होता है? पॉजिटिव। इनिशियल कंसंट्रेशन तो पॉजिटिव ही होगा, तो इंटरसेप्ट भी पॉजिटिव। पॉजिटिव इंटरसेप्ट, पॉजिटिव स्लोप, तो ऊपर कट करा के ऊपर ऊपर निकल लो, ऐसा ग्राफ बनेगा। ग्राफ चेक करें। ग्राफ के अंदर अगर आप डिफाइन करें स्लोप कितना है, तो ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, इससे कैसे घूमेंगे? एंटी क्लॉकवाइज। ये थीटा है, टेन थीटा कौन है? टेन थीटा स्लोप है, स्लोप की वैल्यू। ठीक है, इंटरसेप्ट कौन है? इंटरसेप्ट यहां से यहां तक ये 1/c0 है, चेक करें। अब सवाल क्या बन सकते हैं इसमें, नोट कर लें फिर बताते हैं। सवाल सुने। देखिए पहला सस्ता सवाल अगर दिखाओ तो क्या बोलेंगे? कहेगा 1/c वर्सेस टी ग्राफ बनाया, सरल लिखा है, कौन सा ऑर्डर है पहचानो। सेकंड ऑर्डर, ये सबसे सस्ता है, आ चुका, लेकिन ये भी आता है। दूसरा थोड़ा घुमा के बोलेगा, कहेगा 1/a - x वर्सेस टी बनाया, सरल लिखा है, ऑर्डर पहचानो, सेम है, सेकंड ऑर्डर। तीसरा सुने, तीसरा थोड़ा ढंग का सवाल बनाएगा, तो कहेगा मैंने ग्राफ बनाया और सेकंड ऑर्डर के अंदर वो सरल लिखा आया, फिर उसका मैंने तुम्हें स्लोप दे दिया। आगे बढ़ेगा थोड़ा सवाल में, कहेगा थीटा गिवन है, थीटा दे दिया मान लो उसने 45, तो आप यहाँ पुट कर देंगे, 1045 क्या बन जाएगा? तो आपको इससे क्या मिल जाएगा कि रेट कांस्टेंट निकलवा लेगा। तो रेट कांस्टेंट किसकी मदद से आ जाएगा? स्लोप की मदद से। फिर कहेगा इंटरसेप्ट दे दिया, इंटरसेप्ट दे देगा तो 1/c0 दे देगा, और 1/c0 अगर दे दिया तो c0 पता लग जाएगा। तो इंटरसेप्ट की वैल्यू मान लो दे दी 2, तो c0 निकल आया, बराबर। तो इंटरसेप्ट से c0 निकाल लेंगे और स्लोप से k निकाल लेंगे। फिर क्या करेंगे, इनका यहाँ पुट कर देंगे, यहाँ क्या पुट कर देंगे? c0, यहाँ k। फिर क्या पूछेगा? कहेगा टाइम जब 10 मिनट हो गए तो उस समय क्या कंसंट्रेशन था। समझ में? यही ऑब्जेक्टिव आते रहते हैं। ये बढ़िया सवाल बन गया। देखिए टाइम यहाँ पुट कर देंगे तो सी निकाल लेंगे, या सी दे देगा तो टाइम पूछ लेगा।
कितने टाइम बाद ये कंसंट्रेशन होगा? तो सवाल कनेक्ट कर देगा किससे? ग्राफ से। ठीक है, हिंट डालने उसके बाद nth ऑर्डर। जनरलाइज कर लेते हैं। ये रिएक्शन है, इसका रेट आप दो तरीके से लिख सकते हैं। पहला -1/1 dA/dt, दूसरा k × a टू द पावर। कोई पूछे ये वाला n कहां से आया, क्या बताओगे? nth ऑर्डर है। ये 1 कहां से आया? कोफिशिएंट 1 है। दोनों को इक्वेट कर दो। तो मामला ऐसा हो गया। सॉल्व करो इसको। दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दो। इंटीग्रेट करोगे -12 क्या, अंदर बचा a टू द पावर -n dA, इधर आ जाएगा k इंटीग्रल dt। लिमिट, लिमिट क्या लगाओगे? टाइम पे 0 से t और यहाँ c0 से c। ठीक है, चले। अब इसका इंटीग्रेशन आपको पता ही है। मामला यहां तक पहुंच गया। लिमिट c0 से c, 0 से t। इसका इंटीग्रेशन बताओ। a टू द पावर क्या बन जाएगा सॉल्व करने पे? a टू द पावर -n+1 डिवाइड बाय -n+1। चेक करो, इधर क्या आ रहा है? k इंटीग्रल dt क्या बन जाएगा? t। इस पे लिमिट 0 से t, और इधर वाले पे इस पे लिमिट क्या लगेगी? c0 से c। आगे बढ़े तो ये देखें क्या बन रहा है। 1 - n, ये माइनस ले आओ इसके अंदर, तो क्या बन जाएगा? ये पूरा बन जाएगा n-1, और ये n-1 इधर आ जाएगा तो क्या बन जाएगा? n-1 kT। तो ये सब पूरा सॉल्व होके बन गया n-1 kT। इधर सिर्फ कौन बचा? ये बचा बस। और इधर क्या बन गया? n-1 kT। इसको क्या लिख सकते हैं बताओ? इसको लिख सकते हैं 1/a टू द पावर, वो देखो 1 - n है तो उसको n-1 बना लें, तो क्या इसको ऐसा लिख सकते हैं 1/a टू द पावर, नीचे ले आओ तो n-1, और इस पर लिमिट लग जाएगी। इस पर लिमिट कहां से कहां लगेगी? c0 से c। बाकी देखो इधर आ गया, ये सब इधर आ गया n-1 kT। वैल्यू पुट करो। अपर लिमिट कितनी? c तो बन जाएगा 1/c पावर n-1, लोअर लिमिट c0। फाइनल आंसर आ रहा है 1/c टू द पावर n-1 माइनस 1/c0 टू द पावर n-1 इज इक्वल टू n-1 kT। ये फाइनल आंसर किसका? nth ऑर्डर। चेक कर लें यहां से। एक बार अपर लिमिट डाल दी c, एक बार लोअर लिमिट c0। ये हो गया, ये तो हो गया था ना। ठीक है,
ये फाइनल आंसर है। इसको देखे थे आंसर, तो आप कह सकते हैं इट इज द जनरल इक्वेशन ऑफ nth ऑर्डर एक्सेप्ट फर्स्ट ऑर्डर। फर्स्ट ऑर्डर पे क्यों नहीं आता इसका आंसर, चेक करें। इससे आप किसी भी ऑर्डर पे जा सकते हैं, फर्स्ट ऑर्डर पे नहीं जा पाएंगे। चेक कर लें एन की वैल्यू, मान लो मैंने यहाँ पे चेक करी और 0 डाल दी। एन कौन है यहाँ पे, ऑर्डर, तो एन यहाँ पे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, तो मान लो मैंने 0 डाल दी एन की वैल्यू, तो 0 ऑर्डर से चेक करना शुरू करें। देखें, क्रॉस चेक करना चाहते हैं तो देखें, ये चल रहा है। मान लो मैं 0 ऑर्डर पे क्रॉस चेक कर रहा हूं। 0 ऑर्डर के लिए एन को 0 लगाएं, ये बन जाएगा 1/c टू द पावर, यहाँ कितना लगाओगे 0 माइनस 1 माइनस 1/c0 टू द पावर, यहाँ भी एन की वैल्यू 0, इधर 0 माइनस 1 kT। सॉल्व करो थोड़ा, बताओ ये क्या बन रहा है, c टू द पावर -1, ऊपर जाके क्या बन जाएगा c, तो ये पूरा c बन गया। c0 टू द पावर -1, ऊपर जाके c0, ये बना c माइनस c0 इज इक्वल टू -kT। तो चेक करें, यहां से आ रहा है आंसर c माइनस c0 इज इक्वल टू -kT। पलट दो, c0 माइनस c इज इक्वल टू +kT, यही इक्वेशन थी, चेक करें। 0 ऑर्डर पे सेटिस्फाई है, इक्वेशन आ रही है। n2 डाल के देख लो, नोट करते हैं। मान लो क्रॉस चेक करना है, n2 डालो, सेकेंड ऑर्डर पे क्रॉस चेक कर रहे हैं। पता है सेकेंड ऑर्डर के लिए n की वैल्यू 2 लगाएंगे, जैसे ये बन जाएगा 1/c टू द पावर, n यहाँ 2 लगाओ, 2 माइनस 1, आगे 1/c0 टू द पावर 2 माइनस 1, यहाँ 2 माइनस 1 kT। आंसर बताओ, ये बन गया, देखो कितना 1/c, ये 1/c0 इज इक्वल टू kT। सही आ रहा है, मतलब बात बैठ रही है। इससे फायदा क्या उठाएंगे आप, क्रॉस चेक कर लिया आपने, कल को मान लीजिए सवाल आता है थर्ड ऑर्डर का, तो पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, सीधे आप इससे आंसर निकाल सकते। चले, मान लो आपसे कहता है थर्ड ऑर्डर का आंसर बताओ, तो बताओ, आप सीधे बता दोगे, एन कितना लगा दो, कुछ डिफरेंशिएट इंटीग्रेट नहीं करना कुछ आपको। 1/c टू द पावर 3 माइनस 1, 1/c0 टू द पावर 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 3 माइनस 1 kT, यानी कि 2 kT। चेक करें, ये आंसर है। अब लोग गलती क्या करते हैं इसमें, 4 ऑप्शन देगा आपसे, पूछेगा थर्ड ऑर्डर के लिए आंसर कौन सा है। लोग गलती करते हैं कि उनको लगता है कि यहाँ पे kT आया था सेकेंड ऑर्डर में, 0 ऑर्डर में भी kT आया था, तो कहते हैं थर्ड में भी यहाँ kT लगा दूं क्या, जबकि यहाँ पे कौन आएगा 2 kT। तो थोड़ा ध्यान से खेलें, क्योंकि एक ऑप्शन वो ऐसा देगा जिसमें उधर सिर्फ क्या लिखा होगा kT, आप बाबू हो जाएंगे, सही हो गया। तो जनरल इक्वेशन का ये फायदा है कि आप किसी भी ऑर्डर पे जा सकते हैं, तो इसकी मदद से आप किसी भी ऑर्डर पे जा सकते हैं। अब एक बात और कर लें, मान लें अगर मैं फर्स्ट ऑर्डर के लिए चेक करता इसको, एन यहाँ 1 लगाओ,
1 minus 1 0 c to the power 0 1 1 by 1 ये पूरा 1 बन गया। इधर आओ, यहाँ लगाओ 1 minus 1 0 c naught to the power 0 1 तो ये पूरा भी 1 बन गया। 1 minus 1 0 इधर आओ 1 minus 1 0 0 into kt तो ये भी 0 और वो भी 0। सेटिस्फाई कर गया नहीं कर गया? इसी को बोलते हैं सेटिस्फाई करना। LHS और RHS अगर दोनों बराबर हो गए हैं तो सेटिस्फाई तो कर रहा है, लेकिन इक्वेशन नहीं आ रही है। सेटिस्फाई करने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इक्वेशन नहीं आ रही। इक्वेशन क्यों नहीं आ रही है? क्योंकि ध्यान दें, जब आप इंडिकेट यहाँ से करते हैं और यहाँ n1 लगाते हैं तो 1 लगाने पे बन जाएगा 1/a। ये क्या बनेगा? देखो यहाँ पे जैसे n1 लगाओगे तो ये कितना बन जाएगा 1/a, और 1/a का इंटीग्रेशन ऐसा नहीं होता। तो यहाँ पे क्या जाता है, यहाँ 1/a जैसे ही बनेगा यहाँ बन जाएगा ln a, और फिर यहाँ से आंसर पूरा चेंज हो जाएगा। इसलिए फर्स्ट ऑर्डर में आंसर इससे मैच नहीं करता, बाकी सब में मैच करता। कहानी खत्म है। कुछ चीजें और जनरलाइज करेंगे अगले टाइम पे। फिर हम लोग सूडो वगैरह भी, सूडो आपने पढ़ा नहीं है, सूडो के सवाल नहीं लगाने अभी। कई लोग सूडो के सवाल पूछने आ जाते हैं। सूडो नहीं पढ़ा है अभी, अभी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन नहीं पढ़ी है, रेट लॉ, वो सब पढ़ेंगे अभी आगे। इसमें इतना ही आएगा जितना करा दिया।